सोशल मीडिया पर इस समय मंत्रियों को लोग अलग अलग नाम से ट्रोल कर रहे हैं। जैसे रेल मंत्री को रील मंत्री बुलाया जा रहा है, तो वहीं ट्रांसपोर्ट मंत्री को टोल मंत्री बुलाया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्टर को टैक्स मिनिस्टर बुलाया जा रहा है। इस बार जब चुनाव हो रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो पहले 100 दिनों का प्लान पहले से बनाकर रखें। नेक्स्ट 100 डेज में 4 जून के बाद 100 डेज में मुझे क्या काम करना है अभी से मेरे पास क्लियर है। और इस बार बड़े फैसले लेने वाले, लेकिन बड़े फैसलों की जगह लोग यू टर्न देख रहे हैं और इसलिए यू टर्न सरकार कह के मजाक बना रहे हैं। लेटरल एंट्री हो या वक्फ बोर्ड से रिलेटेड बिल हो या फिर एनपीएस का मामला, सब में सरकार पीछे हटते ही दिखाई दे रही। ऐसे में वादे, योजनाएं और बड़े बड़े दावे जो चुनाव के दौरान किए जाते हैं, लेकिन बाद में वो कितने पूरे होते हैं और कितने पलटी खा जाते हैं, यही सवाल हम आज उठाने वाले और जानेंगे कि यू टर्न के पीछे असली कारण, इसके प्रभाव और जनता पर इसका क्या असर होता है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। यू टर्न शब्द का मतलब हम सभी जानते हैं, लेकिन राजनीति में इसका महत्व कहीं ज्यादा है। साधारण भाषा में यू टर्न का मतलब होता है अपने रास्ते या फैसले अचानक बदल देना। और जब यह बात सरकारों और नेताओं पर लागू होती है तो इसका मतलब होता है कि किए गए वादों से पीछे हट जाना या लिए गए फैसले को पलट देना। राजनीति में यू टर्न लेना कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की, हर पार्टी ने किसी न किसी मोड़ पर अपने वादों से मुंह मोड़ा है। लेकिन जितना विकृत रूप आज हम देख रहे हैं यू टर्न का, उतना विकृत रूप पहले नहीं था। चुनाव के दौरान पार्टियां बड़े बड़े वादे करती जिनमें मुफ्त बिजली, रोजगार और विकास योजनाएं शामिल होती, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इन्हीं वादों को पूरा करने से कतराती है या कोई बहाना देकर भूल जाती। इसलिए यू टर्न का मतलब सिर्फ वादे तोड़ना नहीं है, यह जनता के भरोसे और राजनीतिक जवाबदेही पर सवाल खड़ा करता है। इस साल जब चुनाव हुए थे तो एग्जिट पोल में बीजेपी को 350 सीटें मिलने की बात कही जा रही, लेकिन जब नतीजे आए तो बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और इस एक राजनीतिक बदलाव ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया। और अब बीजेपी भी अन्य पार्टियों की तरह फ्रीबीज की राजनीति करती नजर आ रही है, जिसका उदाहरण हमने हाल के चुनाव में देखा, जबकि बीजेपी इससे पहले फ्रीबीज की राजनीति के खिलाफ रही। जैसे कि लोग रिजल्ट आने के बाद कह रहे थे कि इस बार की सरकार कमजोर साबित होगी और यह न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए परेशानी का कारण बनेगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब जब गठबंधन की सरकार बनी है देश का कुछ खास विकास हुआ नहीं है। विपक्ष को भी ये बात समझ में आ चुकी थी कि इस बार की सरकार उतनी मजबूत नहीं है। ऐसे में वो अपनी हार को जीत की तरह सेलिब्रेट करते नजर आ रहे थे। 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी और तब बीजेपी ने अकेले 303 सीटें जीती थी और तब एक स्ट्रांग गवर्नमेंट बनी थी। ऐसे में अपने 100 दिनों के अंदर इस सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए थे। इस सरकार ने आर्टिकल 370, एंटी टेरर लॉ और ट्रिपल तलाक जैसे बिल पास किए थे और इन सब में भी आर्टिकल 370 सच में एक बड़ा फैसला था। आर्टिकल 370 हटने से पहले नेताओं का बयान था कि 370 हटाया तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी, या मोदी अगर 10 बार भी प्रधानमंत्री बने तब भी 370 को नहीं हटा सकते। लेकिन 370 हटा और पूरे देश में कहीं भी किसी ने कोई गड़बड़ नहीं देखी। और जिस जम्मू कश्मीर में आग लगने की बात कही जा रही थी उसमें कई वर्षों बाद शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना और वहां अब एक चुनी हुई सरकार है। लेकिन इस बार अगर 100 दिनों की बात करें तो ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई देता। अगर हम गवर्नमेंट के यू टर्न की बात करें तो फार्म बिल का वापस लेना सरकार की सबसे बड़ी असफलताओं में से एक माना जाता है, जबकि इसे पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में पास कर एक्ट बना दिया गया था। लेकिन फार्मर्स के प्रोटेस्ट और सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद इसे वापस ले लिया गया। इसी तरह ब्रॉडकास्ट बिल और वक्फ बोर्ड के साथ हुआ लेटरल एंट्री, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई सारे बिल जिस पर या तो यू टर्न लिया गया है या फिर अभी के लिए टाल दिया गया है। बिल दो तरह के पास किए जाते हैं। एक बिल जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, जिसे सिंपल मेजोरिटी से पास किया जा सकता है। दूसरा जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है। इसके लिए 2/3 यानी लोकसभा में अकेले 362 वोट की जरूरत पड़ती है और इस समय बीजेपी और इसके अलायंस के पास सिर्फ 292 एमपीज हैं। ऐसे में वो बिल जिसमें 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है उसे पास करना लगभग नामुमकिन है। इससे एक बात तो क्लियर है कि जो भी बड़े बिल होंगे उसे इस बार पास नहीं किया जा सकता। सरकार को यू टर्न
लेना ही पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि फार्मर्स के लिए जो लॉ लाया गया था वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर एक्ट बन चुका था, तो फिर क्यों वापस लिया गया? तो हुआ ये कि सीएए की तरह फार्म लॉ पर भी इतनी गलत बातें फैलाई गई कि जिसकी वजह से ये प्रोटेस्ट पूरे 1 साल या उससे भी ज्यादा समय तक चला और नवंबर 2021 में इसे अपनी तपस्या में कमी कहकर प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया। अगर ब्रॉडकास्ट बिल की बात करें तो विपक्ष का कहना था कि यह बिल सीधे सीधे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमला है और सरकार डिजिटल मीडिया को भी अपने काबू में करना चाहती। हालांकि विपक्ष अगर अपने वोट बैंक के अपीजमेंट की राजनीति नहीं करती तो इस पर डिबेट कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और मौजूदा सरकार को यू टर्न लेना पड़ा। इसी तरह लेटरल एंट्री बिल पर हुआ। यहाँ गवर्नमेंट का कहना था कि जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वे अपने सर्विस के दौरान अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं और बाद में किसी मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बना दिए जाते हैं। अब उनका इस फील्ड में कोई खास एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं होता, ऐसे में उनका वहाँ काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया जिसके तहत गवर्नमेंट चाहती थी कि ऐसे लोग जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम करते आए हों, जो उस सेक्टर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री में काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। देखा जाए तो यह एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन अपोजिशन ने फिर इसे रिजर्वेशन से जोड़कर SC, ST, OBC का हक छीनने वाला फैसला बताया और इस बिल पर तो सिर्फ विपक्ष ही नहीं, खुद इनके अलायंस नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने भी विरोध जताया। एक बार फिर मौजूदा सरकार ने इस पर भी यू टर्न मार लिया। ऐसे कई डिसीजंस भी बीजेपी लेने लगी है जिसका वो पहले विरोध करती, जैसे बीजेपी कास्ट सेंसस के खिलाफ और फ्रीबीज के भी वो इसे देश को तोड़ने वाला बताती। लेकिन हरियाणा इलेक्शन के ठीक पहले ओबीसी क्रीमी लेयर की इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी। इन सबको देखकर लगता है कि ये अपने अलायंस के दबाव में हो सकता है कि कास्ट सेंसस पर भी अपना समर्थन दे दे। 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कमजोर सरकार का असर सिर्फ लोकल ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी दिखाई दे रहा है। जैसे बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद और वहाँ की इस्लामिक आइडियोलॉजी वाली सरकार के आने के बाद जब अमेरिका के पपेट यूनुस ने वहाँ की कमान संभाली, तब भी भारत इस मुद्दे पर अपना पॉइंट स्ट्रांगली नहीं रख पाया। कुछ स्टेटमेंट जरूर आए हैं पर वो नाकाफी। बांग्लादेश एक ऐसे स्ट्रेटेजिकली लोकेशन पर है कि उसका भारत के साथ संबंध मजबूत होना जरूरी है, लेकिन ये दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश धीरे धीरे अमेरिका की प्रॉक्सी बनता जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प शायद बांग्लादेश के मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट न करे, पर ये तो ट्रम्प के आने के बाद ही पता चलेगा। इसी तरह अमेरिका का कनाडा को खुलकर सपोर्ट करना या फिर तेजस के इंजन की डिलीवरी में देरी करना भारत हर जगह बैकफुट पर दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी भारत के सिचुएशन को भुनाने में लगा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह वो भारत को अपने हिसाब से चला सके। भारत ने अमेरिका को कुछ जवाब देने की कोशिश की है। ब्रिक्स समिट में रूस और चीन के साथ मिलकर ये बताने की कोशिश की है कि अगर अमेरिका बार बार भारत के अगेंस्ट स्टैंड लेता रहा तो भारत दूसरा रास्ता लेने के लिए मजबूर होगा। कुछ लोग तो ये भी शंका जताने लगे हैं कि मोदी जी 5 साल के कार्यकाल को पूरा भी कर पाएंगे या नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक, डिमोनेटाइजेशन, आर्टिकल 370 को हटाना, ट्रिपल तलाक, सीएए, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, वन नेशन वन इलेक्शन, राम मंदिर वर्डिक्ट जैसे कई मुद्दों पर सालों से बात करते आए हैं और कई सारे मुद्दे को डिलीवर भी किया है। लेकिन इस बार कोalition की गवर्नमेंट होने की वजह से कई सारे काम डिलीवर नहीं हो पाएंगे और ये हमेशा से ही कोalition गवर्नमेंट के साथ होता रहा है। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जब भी कोalition की गवर्नमेंट रही है तब कुछ खास नहीं हो पाया है। जब भी कोई पार्टी मेजोरिटी में होती है तो वो प्लानिंग पूरे 5 साल को ध्यान में रखकर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करती है और कड़े फैसले ले पाती है। लेकिन कोalition में किसी भी डिसीजन को लेते समय मौजूदा गवर्नमेंट को कई बार सोचना पड़ता है। अगर आपको समझना हो तो आप देखिए कि 1980 के दशक में भारत की इकोनॉमी और चीन की इकोनॉमी लगभग बराबर थी, लेकिन 1999 तक आते आते भारत चाइना से बहुत पीछे हो गया। वैसे तो चाइना से भारत के पीछे होने की और भी कारण रहे, पर मुझे लगता है कि उसमें सबसे बड़ा कारण भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट का न होना है। आप ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि भारत में 1977 से लेकर 2014 तक भारत में लगातार कोalition की गवर्नमेंट रही है। बीच में एक समय तो ऐसा आया कि प्रधानमंत्री 6 महीने में बदल जाते। एक बार तो सिर्फ 13 दिन की ही गवर्नमेंट बन पाई थी। सिर्फ 22 सालों के अंदर हमने 10 प्रधानमंत्री देख लिए थे।
इस अनस्टेबिलिटी के चलते भारत को बहुत नुकसान हुआ। अगर इस समय भी एक स्टेबल सरकार होती तो भारत की ग्रोथ कुछ और ही होती। आप कह सकते हैं कि हम चीन को नहीं पछाड़ पाते, लेकिन ये भी सच है कि हम चीन से ज्यादा पीछे नहीं होते और आज भी हमें इसी की तरह कुछ होता दिखाई दे रहा है। अब ये कोalition की गवर्नमेंट से भारत को कितना नुकसान होगा या फायदा होगा, ये समय बताएगा। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सबसे बड़ा यू टर्न कौन सा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आपको आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।